प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना। G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत इनोवेट्स का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। स्वच्छता अभियान में सहभागिता निभाकर साफ सफाई का दिया संदेश। कांग्रेस पर तीखा हमला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। रांची के दुर्वा इलाके से लापता बच्चों के परिजनों से की मुलाकात। सकुशल बरामदगी की मांग। आंदोलन की चेतावनी। और एसआईआर प्रक्रिया के तहत रांची के सभी बूथों पर विशेष कैंप। संथाल में कांग्रेस और झामुमो का प्रशिक्षण कार्यक्रम। भाजपा ने एसआईआर को बताया जरूरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्प्रिंग टर्म पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान प्रशिक्षण उपरांत 515 सैन्य अधिकारियों ने सेवा की शपथ ली। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि 9 महिला कैडेट्स को देखकर विशेष रूप से खुशी हो रही है। ये आईएमए के इतिहास में एक अहम मोड़ है। ये न केवल भारत के रक्षा बलों के इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। I am especially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. The presence of foreign cadets here reflects India's commitment to fostering friendship, cooperation, and peaceful relations with countries across the world. Cadets here develop mutual trust, understanding, and professional bonds that play an important role in strengthening defense cooperation among nations. I am confident that with the strength of the values and training they receive here, they will contribute to regional stability and global peace. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर आज रवाना हुए। उनका पहला पड़ाव फ्रांस का नीस शहर होगा। श्री मोदी फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा भारत इनोवेट्स का शुभारंभ करेंगे। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सहयोग और साझेदारी को लेकर उनकी वार्ता भी होगी। नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और स्लोवाकिया का, जहां पहले चरण में वो फ्रांस पहुंचेंगे और ऐसे में फ्रांस के नीस आज वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे और इसके अलावा भारत इनोवेट्स 2026 का भी वो शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में बड़ी वानगियां पेश करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस सिलसिले में राज्य भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। धनबाद पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हीरापुर काली मंदिर के समीप स्वच्छता अभियान में सहभागिता निभाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से इसे स्वभाव में शामिल करने का आग्रह किया। इस दौरान सांसद डुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा समेत कई नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विश्वास और विकास के 12 साल उपलब्धियों भरे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये 12 वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में। तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार इसको फोकस करके उन्होंने किया। और निश्चित रूप से ये 12 साल बेमिसाल और इन 12 वर्षों में देश को
सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक और विकास, दूसरी ओर विरासत, दोनों को साथ लेते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो हम सबके लिए भी सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। पिछले 12 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई और आज सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। आज का भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, बल्कि शांति की राह में रोड़ा बनने वाले दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देना भी जानता है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर उतारा है। साल 2014 के बाद भारत की सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया। अतीत की रक्षात्मक और केवल प्रतिक्रिया देने वाली नीति को छोड़कर आज का भारत हमलों का इंतजार नहीं करता, बल्कि खतरों को जड़ से खत्म करता है। भारत के इस नए संकल्प की पहली बड़ी बानगी साल 2016 में देखने को मिली, जब आतंकवादियों के उड़ी हमले के जवाब में भारतीय सेना के जांबाजों ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला दिया। 2019 में पुलवामा के शहीदों का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर एयर स्ट्राइक की। मोदी सरकार के इन 2 कदमों ने भारत के दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि राष्ट्र की संप्रभुता और उसके नागरिकों की सुरक्षा मोदी सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है। जो भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नाम पूछकर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को चुन चुनकर अपनी गोली का शिकार बनाया। आतंकवाद का ये ऐसा घिनौना रूप था जिसकी पूरी दुनिया ने निंदा की। मोदी सरकार ने सेना को पूरी खुली छूट दी और आतंकवादियों को जड़ से मिटाने का आदेश दे दिया। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और सीमा पर कई आतंक के आकाओं और ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके जरिए भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि नए भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सेना ने ऑपरेशन क्लीन अप चलाकर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सहित हमले में शामिल सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकी मंसूबों को पाले सीमा पार बैठे आकाओं को भी साफ संदेश था कि ये नया भारत है जो आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। भारत केवल जमीनी सीमाओं पर ही सजग नहीं है, बल्कि 26/11 जैसी समुद्री साजिशों को दोबारा रोकने के लिए जल मार्गों को भी अभेद्य बना दिया गया है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के नेतृत्व में चलाया गया ऑपरेशन सिंधु रक्षा इतिहास का एक मील का पत्थर है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपनी विशाल समुद्री सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड तैयार की है। सरकार ने साफ कर दिया कि आतंकवादियों या उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थकों को देश में किसी भी सरकारी लाभ, नौकरी, टेंडर या पासपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म डेटाबेस को और उन्नत किया गया ताकि भविष्य में इस तरह के स्लीपर सेल आतंकियों को पहले ही ट्रैक किया जा सके। आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए में कड़े संशोधन किए। अब किसी संगठन ही नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किसी एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।
2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के अध्याय का अंत हुआ और विकास की नई इबारत लिखी गई। लाल चौक पर तिरंगा लहराना और पर्यटन का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना आतंकवाद पर जीत का प्रमाण है। बीते 12 वर्ष गवाह हैं कि इच्छा शक्ति और सटीक रणनीति से आतंकवाद को भी मात दी जा सकती है। उसके लिए जरूरी है कि पूरा विश्व इसके खिलाफ एक साथ आए। सेलेक्टिव अप्रोच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालती है। आतंकवाद आतंकवाद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डीआरडीओ ने अगली पीढ़ी की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया है। नौसेना की एंटी शिप मिसाइल NASM-MR का सफल परीक्षण हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई दी है। डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 10 और 11 जून 2026 को लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण कर देश की बहुस्तरीय रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया। इन परीक्षणों के दौरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदते हुए उभरते मिसाइल खतरों से निपटने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। इन सफल परीक्षणों के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM तक को रोकने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली मौजूद है। इसके अलावा नौसेना के लिए विकसित मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के युद्धपोतों और अन्य नौसैनिक लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई देते हुए इसे देश की रक्षा शक्ति को नई मजबूती देने वाला कदम बताया है। तो डीआरडीओ के 3 सफल परीक्षण हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण रहा है। तकनीकी अगर चीजों को देखें तो उसके हिसाब से काफी महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र को और ज्यादा इससे मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। और ये जो मिसाइलें हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, जिससे डिफेंस सिस्टम जो है वो और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभागीय योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया और लाभार्थी विद्यार्थियों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दिसंबर से पहले ही राशि भुगतान के निर्देश दिए। कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को और प्रभावी बनाने की दिशा में नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने की हिदायत दी ताकि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। श्री साहू ने रांची के धुरवा इलाके से लापता बच्चों के परिजनों से कल मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बच्चों की सकुशल बरामदगी पर बल दिया और आंदोलन की चेतावनी भी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजधानी में जब ये हालात हैं तो राज्य के अन्य जिलों की स्थिति समझी जा सकती है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए कल 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार भी शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनका संचार समय पर हो, समझने में आसान हो और पूरी तरह से तथ्यों तथा कानून पर आधारित हो। झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया जारी है। झारखंड में इस सिलसिले में वोटरों की मैपिंग का काम जोरों पर है। रांची के सभी बूथों पर आज और कल विशेष कैंप लगाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग हो सके। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस कार्य को 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। SIR को लेकर इन दिनों राजनीतिक दल भी सक्रिय हैं। जगह जगह नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस क्रम में जामताड़ा में आयोजित प्रशिक्षण में मंत्री से कांग्रेस नेता इरफान अंसारी शामिल हुए। जामताड़ा नगर और नई जामनगर के तमाम हम जितने हमारे BLO है उनसे मेरा आग्रह होगा एकदम एक लोगों को देखिए, अपने लोगों को देखिए किसका नाम है किसका नाम नहीं है, क्यों नहीं, और किसी का नाम अगर अनमैप्ड में है तो क्यों है, उसको भी सुधारने का काम कीजिए। मैं फिर से मैं आपके पीछे हूँ, बैकअप हूँ।
मैं जो ट्रेनिंग कैंप जो गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको बढ़िया से आप लोग सुनिए और फॉलो कीजिए, ये प्रक्रिया है। झामुमो द्वारा एसआईआर के मद्देनजर पाकुड़ और साहिबगंज में बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे समेत अन्य नेता मौजूद रहे। एसआईआर के माध्यम से जो चुनौतियां हम लोगों के समक्ष आने वाली, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के PLA 2 और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी दी जाए, उनको सजग किया जाए, उनको सचेत किया जाए और उन चुनौतियों का सामना वो कैसे करेंगे उसका उन्हें ट्रेनिंग भी दिया गया, निर्देश भी दिया गया। और एक चेन सिस्टम जो हमारे संगठन का है, बूथ, पंचायत, प्रखंड, जिला और केंद्र, उसको हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने मतदाता सूची के विशेष गहन प्रशिक्षण एसआईआर को राज्य के लिए जरूरी बताया। उन्होंने घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेशियों को मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया देश में पहले भी हुई है। संथाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। यहाँ का डेमोग्राफी चेंज हुआ है या जन जन के लोग जानते हैं। घुसपैठिए घुसे हैं या बात किसी से छुपी हुई नहीं है। एसआईआर में ऐसे लोगों का नाम हटे, यह सबकी जिम्मेवारी है, पूरे प्रदेश के लोगों की जिम्मेवारी है। तो मैं चाहूंगा कि एसआईआर में ऐसे लोगों का नाम काटा जाए और जो झारखंडी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, वैसे लोग रहें सूची में। बांग्लादेशी आकर के वोट करेंगे तो वो देश के खिलाफ ही वोट करेंगे, एंटी नेशनल वोट करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत झारखंड समेत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा संगम फेज 6 कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश से 56 सदस्यीय युवा प्रतिनिधि मंडल के IIT ISM धनबाद पहुंचने पर उनका स्वागत हुआ। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री जमुना टुड्डू को भी सम्मानित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम कार्यक्रम संचालित है। IIT ISM धनबाद के पैनमैन ऑडिटोरियम में IIT इंदौर के 5 समन्वयकों के साथ पहुंचे 56 प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। संस्थान के डीन एकेडमिक प्रोफेसर MK सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के युवाओं के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। जो उनका संघर्ष था, जो अपना जीवन था, शैली था, उस परिस्थिति में भी, उस परिवेश में भी उन्होंने जंगलों के बचाने का कार्य आरंभ किया। ये अपने आप में उनकी क्षमता का, उनके साहस का प्रमाण है। साथ में जो और बाकी जो कारवां उनका बनता गया और उसको बचाने में कामयाब हुई। तो इससे एक प्रोफेसर MK सिंह ने बताया कि झारखंड पहुंचे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य 20 जून तक राज्य के प्रमुख शैक्षणिक, औद्योगिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। साथ ही IIT ISM के इनोवेशन सेंटर और AI रोबोटिक्स का भी दौरा करेंगे। साफ संदेश जाता है कि हम सुदूर इलाके में भी, भारत के किसी भी कोने में व्याप्त हैं, अगर हम अपनी क्षमता का उपयोग हमने आसपास के जो संसाधनों के साथ भी बचाने में अगर हम लगा सकें, तो निश्चित रूप से जो हमारा विकसित राष्ट्र का संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देख पाएंगे, तो इसमें हम सबका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है और खास करके युवाओं का। कार्यक्रम के दौरान झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए आकर्षक छऊ नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई, जिसे युवाओं ने खूब सराहा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अतुलनीय कार्य करने वाली पद्मश्री जमुना टुड्डू को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने युवाओं से पेड़ पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण की भी अपील की। शक्ति तो मुझे पेड़ पौधा नहीं दिया है और उन्हीं का शक्ति से ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि उनको अगर दिल का गहराई से अगर आप उनके लिए काम कीजिएगा तो आपके लिए उन्होंने जरूर काम करेंगे। बस उन्हीं का ही देन है और उन्हीं का देन से ही मैं काम कर रही हूँ। युवा संगम कार्यक्रम के जरिए देश के अलग अलग राज्यों के युवा एक दूसरे की संस्कृति,
परंपरा और विकास मॉडल को करीब से जान रहे हैं। IIT ISM धनबाद में शुरू हुआ ये आदान प्रदान कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। पिछले दिनों खूंटी के नगर भवन सभागार में पेसा एक्ट को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को और अधिक शक्तिशाली, स्वावलंबी और व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। खूंटी के नगर भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पेशा नियमावली के विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जमीनी स्तर पर स्पष्ट समझ विकसित करना और सरकारी विकास योजनाओं में सीधे जन भागीदारी को बढ़ावा देना था। जिले के उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने खूंटी के ग्राम प्रधानों और मानकी मुंडाओं को संबोधित करते हुए कहा, सरकार द्वारा बनाई गई नई पेशा नियमावली देश के अन्य राज्यों की तुलना में कई मायनों में कहीं अधिक उन्नत और कल्याणकारी है। यही वजह है कि आज इसे पूरे देश में एक मॉडल एक्ट के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के सभी विभाग के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हर विभाग ने अपना अलग अलग छोटा छोटा रूल बनाया हुआ है। तो जरूरी ये है कि सारे रूल्स को हम लोग कैसे मॉडिफाई करें और सारे ऑफिसर्स को ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि अभी जो पेशा एक्ट बना है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, खास करके उसमें किसी प्रकार के उनके एक्ट और उनका जो भी रूल्स है उनके बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन या किसी प्रकार का विवाद ना हो सके। कार्यशाला के दौरान पेशा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को मिलने वाले विशेष अधिकारों, जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन, स्थानीय आदिवासी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने में ग्रामीणों की भूमिका पर गहन मंथन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए खूंटी के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम स्वराज की व्यवस्था सामाजिक और धार्मिक रूप से सदियों से चली आ रही है। सभी कानूनी विचार विमर्श के बाद इसके रूल्स बने, जो झारखंड सरकार ने भी इस नियमावली को बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो कई तरह की भ्रांतियां जो हम और आप जानते हैं, सामान्य लोग इसमें इसको समझ नहीं पाते हैं कि वही व्यवस्था को एक ऐसा जामा पहनाने की जा रहे हैं जो एक हमारे पास सदियों से भारत में रहा है कि ग्राम स्वराज और ग्राम पंचायत की व्यवस्था ही सर्वोपरि है। इस राज्य स्तरीय मंथन में पेशा नियमावली को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच एक रूपता बनाने पर भी विशेष बल दिया गया। मौके पर उपस्थित राज्य स्तरीय पेशा कोऑर्डिनेटर सुधीर पाल ने अपने संबोधन में कहा कि पेशा नियमावली को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए सरकार के अंगों, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और स्थानीय हितधारकों की समझ का एक होना बेहद जरूरी है। इसलिए ये संवाद ज्यादा जरूरी होता है कि जितनी बार हम संवाद करेंगे, जितनी बार हम विमर्श करेंगे, उतनी चीजें साफ होंगी। तो इस राउंड टेबल का मकसद भी यही है कि हम आपके साथ, जिला प्रशासन आपके साथ लगातार संवाद करे ताकि इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें और नीचे अनुपालन इसका बेहतर तरीके से हो सके। इस कार्यशाला में जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, JSLPS की दीदियां और खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंडों तथा गांवों से आए सैकड़ों पारंपरिक ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर इस आयोजन को सफल बनाया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में कल मानसून ने कोल्हान और संथाल के रास्ते प्रवेश किया। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 2-3 दिनों के दौरान ये समूचे राज्य को कवर कर लेगा। इस बार जून के महीने में थोड़ी कम बारिश हो सकती है। जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश की उम्मीद है। इधर मानसून की एंट्री से राज्य भर में पारा गिरा है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग जारी है। कल खेले गए एक मैच में कनाडा और हर्जेगोविना के बीच मैच 1-1 की बराबरी से ड्रॉ रहा। कनाडा और बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच खेला गया।
1-1 से ये मैच ड्रॉ रहा और दोनों टीमों को अंक बांटने पड़े। टोरंटो में इस मैच में जोवो लुकिच ने 21वें मिनट में हेडर से बोस्निया को बढ़त दिलाई और इसके बाद साइल लरिन ने 78वें मिनट में कनाडा की ओर से गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया और इस मैच से कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना को 1-1 अंक मिले और इसके साथ ही कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना पहला अंक अर्जित किया और इससे पहले सह मेजबान कनाडा ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला जिसमें उन्हें सभी 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। ये पहला मौका है कि जब कनाडा फीफा वर्ल्ड कप पॉइंट टेबल में अपना खाता खोल पाया है और ये उनके लिए एक ड्रीम स्टार्ट है। कनाडा ने इससे पहले 1986 और 2022 में 2 वर्ल्ड कप खेले थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत इनोवेट्स का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने धनबाद में केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। स्वच्छता अभियान में सहभागिता निभाकर साफ सफाई का दिया संदेश। कांग्रेस पर तीखा हमला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने विधि व्यवस्था पर उठाए सवाल। रांची के दुर्वा इलाके से लापता बच्चों के परिजनों से की मुलाकात। सकुशल बरामदगी की मांग, आंदोलन की चेतावनी। और एसआईआर प्रक्रिया के तहत रांची के सभी बूथों पर विशेष कैंप। संथाल में कांग्रेस और झामुमो का प्रशिक्षण कार्यक्रम। भाजपा ने एसआईआर को बताया जरूरी।